हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनका भी स्वागत है और साथ ही साथ जो पुराने व्यूवर्स हैं उनका भी स्वागत है। सभी का स्वागत है भाई। और पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज़ की ये है क्लास 6। आप सभी को पता ही है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल में। प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले की क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। 5 क्लासेस पहले डाली हुई थी और आज ही हमारी 6th क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कह लीजिए, या फिर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, या फिर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, यानी कि दर्शन शास्त्र का क्या रोल है एजुकेशन सिस्टम में और करिकुलम डिजाइनिंग में इसका क्या रोल होता है। मतलब पाठ्यचर्या जब भी हम बनाते हैं तो हमें फिलोसफी की बात क्यों सामने आती है हमारे। साथ ही साथ हम 2 फिलोसफीज को भी कवर करेंगे, जो है आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म मीन्स आपका आदर्शवाद एंड प्रैग्मेटिज्म मतलब आपका प्रयोजनवाद। इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो बी रेडी फॉर इट। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और आप सभी चैनल को आपस में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे फिलॉसफी की, यानी कि दर्शन शास्त्र की। ओके, दर्शन शास्त्र क्या है? देखो, दर्शन का अर्थ है ज्ञान का प्रेम, है ना। बेसिकली आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान लवर्स कह सकते हो आप इसको, कि आपको लव फॉर विजडम है, लव ऑफ विजडम है, ज्ञान की इच्छा है आपको, और उसी इच्छा की खोज में आपका मन जो है हमेशा किसी ना किसी चीज़ को टटोलने की कोशिश करता है। बेसिकली जो फिलॉसफीज होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम जो भी हमारा सिस्टम ऑफ बिलीफ है, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं। हमारा इस पूरे वर्ल्ड के बारे में क्या हमारी क्या बोलते हैं सोच है, और साथ ही साथ हमारे लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। और किसी भी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली उस एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या सबसे अच्छा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी उसमें बुराइयां हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में दर्शन शास्त्र एक तरह से बिलीव करता है। तो द एटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ लैंड्स द ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जो आपकी सत्य को खोज करने की जो आपकी लालसा होती है, या फिर जो भी आप सत्य की शाश्वत खोज जो है वो दर्शन की उत्पत्ति को दर्शाता है। हमें पता है कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए ट्रू नहीं हो जाती है, हमेशा कुछ नई चीज़ें आएंगी तो फिर ऑब्वियसली पुरानी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो इसमें भी फिलोसफिकल भी बहुत सारे इसमें भी डिस्प्यूट्स हैं, मतलब ये भी एक अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग सोच है यहाँ पर। इट इज़ अ सर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन, नेचर एंड द यूनिवर्स। ये बेसिकली मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड की समझ की खोज है कि आखिर क्यों ये सिस्टम चल रहा है, मनुष्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या वो कर सकता है, कितना उसने किया है जो काफ़ी है, या कितना और करने की गुंजाइश है। एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज नॉलेज। और अगर बात करें एपिस्टेमोलॉजी की, यानी कि ज्ञान मीमांसा की, तो ये दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान का अध्ययन करती है कि नॉलेज क्या है। ओके, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, कैसे हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। और जहाँ भी नॉलेज की बात आ जाएगी वहाँ पर एजुकेशन की बात तो होगी, हम सबको पता है ना। तो ये एक लार्जर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के साथ डील करती है कि हम सिर्फ लाइफ को ये ना देखें कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे काटनी है, इतने साल तक हम जी सकते हैं, इसमें मैं क्या क्या कर लूंगा। ये नहीं, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखती है, सभी के लिए जीवन कितना उपयोगी है, सभी का जीवन जो है वो किस तरह का होना चाहिए, हमें किस तरह से अपनी लाइफ को जो भी हमारे एक दूसरे के क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, हम उनको डील कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को, दूसरों की वैल्यूज़ को, दूसरों के बिलीफ को हम किस तरह से क्लैरिफाई करें, किस तरह से हम माने कि हाँ ये सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं दर्शन के अंदर। ज़्यादा इसके बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपने थोड़ा सा जान लिया काफ़ी है। अब बात करते हैं फिलॉसफी एंड करिकुलम की। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, यानी कि पाठ्यचर्या और आपका दर्शन, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। फिलॉसफी इज इंपॉर्टेंट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। देखो, मैंने आपको पिछली भी क्लासेस में या जब भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ तो उसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि जो पाठ्यचर्या है वो कैसे बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली कुछ नेशनल पॉलिसीज बनती है ना, नेशनल पॉलिसी बनती है, फिर एनसीएफ बनता है आपका। तो ये एनसीएफ बेस्ड होता है किस पे, नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन पर, जो भी नेशनल पॉलिसीज आती हैं। लेकिन ये नेशनल पॉलिसी कैसे बनती है, क्यों बनती हैं ये, और इनको बनाने वाला कौन होता है। ऑब्वियसली यहाँ भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, जिनकी मतलब पूरी कमिटीज होती हैं जो नेशनल पॉलिसी को ड्राफ्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन इन नेशनल पॉलिसीज पर भी कहीं ना कहीं छाप होती है दर्शन की। अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो अगर मैं कहूं कि भारत में जो है
हम किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे नाम जानने को मिलेंगे MK गांधी का भी। वोकेशनल एजुकेशन को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है आज के टाइम में, वो आपको पता है। तो ये किससे लिया, हमने बेसिकली महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी से लिया। तो इस तरह से फिलॉसफीज जो है हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए। और जब हमें ये पता चलता है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, गोल्स क्या होने चाहिए, तब हम करिकुलम डिसाइड करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स एजुकेटर्स, पर्टिकुलरली करिकुलम वर्कर्स, विद ए फ्रेमवर्क और बेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। तो ये बेसिकली फिलॉसफी जो है ये करिकुलम वर्कर्स को एक बेस प्रोवाइड कर देती है कि हाँ भाई इन वैल्यूज पर जो है आपका एजुकेशन सिस्टम होगा, ये हम एजुकेशन सिस्टम से चाहते हैं, तो आप इसी हिसाब से आप करिकुलम बना दीजिए। इट हेल्प्स देम डिसाइड व्हाट स्कूल मटेरियल टू यूज। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर बेस्ड ऑन फिलॉसफी। तो यानी कि पाठ्यचर्या के लगभग सभी तत्व जो है वो दर्शन पर आधारित होते हैं। सभी तत्व का मतलब क्या है कि आपके उद्देश्य क्या होने चाहिए, ओके, आपके एम्स क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, फिर आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक क्या होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या होना चाहिए। सब कुछ जो है आपका डिपेंड करता है आपके करिकुलम के ऊपर, और करिकुलम डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज के ऊपर। पॉलिसीज को हम बनाते हैं वो जो फिलॉसफीज को, कुछ ना कुछ फिलॉसफीज को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जरूरी है सिर्फ MK गांधी को फॉलो करेंगे, जो मैं आपके आगे आपको जो है फिलॉसफी पढ़ाने वाली हूँ, आप देखेंगे कि एक ओवरऑल करिकुलम जो बनता है उन सभी फिलॉसफीज को मिलाकर ही बनता है ना, ये हम कह सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट में। सो इतना हमारे लिए जानना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज जो है मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी मेन फिलॉसफीज हमें पढ़नी है, चाहे वो KVS वाले हैं। KVS एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि KVS के एग्जाम में फिलॉसफीज पूछी गई हैं। TGT और PGT के पेपर में ये पूछी गई हैं फिलॉसफीज, ओके। और PRT के पेपर में भी आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं आपकी। मतलब मान लीजिए अगर TGT के एग्जाम में 40 का आता है तो 1 या 2 क्वेश्चन फिलॉसफीज पर आ सकते हैं। PRT में अगर आपका 20 नंबर का है तो आपको 1 आ सकता है। और अगर DSSB की बात करें, DSSB PRT की बात करें, तो इसमें जो है आपके यूं लगा लीजिए 100 क्वेश्चन है। तो अगर फिलॉसफी से आते हैं तो 4 और 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो मेजर फिलोसफीज कौन कौन सी जो आपको पढ़नी है, सबसे पहले आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। सेकेंड इज प्रेगमेटिज्म यानी व्यवहारवाद, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्रयोजनवाद। ये व्यवहारवाद मैं नहीं यहाँ पर यूज करूंगी, बेसिकली आपको एक बार चेंज कर देती हूँ। चेंज हो गया है ये। सो प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, असेंशियलिज्म अनिवार्यतावाद या पदार्थवाद, प्रोग्रेसिविज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रगतिवाद, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ओके, पुनः निर्माणवाद। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सब हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम इन 2 फिलोसफीज को देखेंगे, जो है आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म को, है ना। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन बाकी फिलोसफीज को भी देख लेंगे। देखो मैं एक सिस्टम के साथ चल रही हूँ और उसी सिस्टम के साथ अगर आप चलेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि रास्ते में ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें कवर करनी है। मान लो इन सभी में से क्वेश्चन नहीं भी आता है, क्योंकि हमें 20 नंबर, अगर हमारे पास मान लीजिए 20 नंबर का पेपर आ रहा है पूरी साइकोलॉजी से, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे। आपको पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये 20 नंबर में से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो इट्स बेटर कि आप सभी के साथ डील करते चलें। सबसे पहले बात करेंगे आदर्शवाद की, यानी कि आइडियलिज्म की। जैसा कि आपको शब्द से नजर आ रहा होगा, आदर्शवाद मतलब आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए ना। बेसिकली इसके नाम से निकाल लीजिए कि एक आदर्श सिचुएशन क्या कहती है, कि एक रोल मॉडल हम कहते हैं, जिसमें रोल मॉडल मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये आदर्श स्थिति होगी, ये आदर्श कार्य होंगे, कि इस तरह से हमें चलना चाहिए, इस तरह से हमें करना चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। सो देखो आदर्शवाद की जो मेन चीज है, ये बिलीव करते हैं कि जो भी सच है या फिर जो भी वैल्यूज हैं, जो भी आइडियाज हैं, आइडियाज मतलब क्या कहेंगे, जो भी विचार इस दुनिया में आए हैं, जो भी मूल्य इस दुनिया में प्रेजेंट है, जो भी सत्य है, वो बिल्कुल शाश्वत है, वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, टाइमलेस है, किसी भी काल से नहीं, सब काल में वो चलेगा, और सार्वभौमिक है यानी कि वो यूनिवर्सल है। इस चीज पर फोकस करना जो मैं बता रही हूँ आपको, कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज होंगी हमारी, जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत हम जानते हैं, जो भी विचार हम जानते हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो चेंज को बिल्कुल ये रेजिस्ट करते हैं कि चेंज तो होना ही नहीं चाहिए, बदलाव परिवर्तन को ये मायने नहीं रखते, क्योंकि ये मानते हैं कि हर चीज जो है वो परमानेंट है। अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो बिल्कुल सत्य है, वो शाश्वत है, वो परमानेंट है, उसको बदला नहीं जा सकता। They emphasize that matter is an illusion and moral and spiritual reality is a chief explanation of the world. और जो ये भी मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसको रिजेक्ट करते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि जो भी आपकी मोरल वैल्यूज हैं, जो भी आपकी स्पिरिचुअल समझ है,
यानी कि जो भी आपकी आध्यात्मिक वास्तविकताएं हैं, नैतिक वास्तविकता है, केवल वही है और वही इस दुनिया को एक्सप्लेन कर सकती है। ये तो मेन फिलोसफी की बात होगी। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में आपको ये जानना है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो ये यही कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत चल रहे हैं वो बदलने नहीं चाहिए, वो हमेशा शाश्वत रहेंगे। ओके, पहली चीज तो ये नोट कर लो। दूसरी चीज कि वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड आइडियाज इज परमानेंट। तो जो भी है ये जो हमारे वर्ल्ड ऑफ माइंड यानी कि मन और विचारों की जो दुनिया है वो बेसिकली स्थायी है, नियमित है और व्यवस्थित है। मतलब वो बहुत ही रेगुलर है, उसमें आप कोई चेंज मत कीजिए, वो निरंतर चलती रहेगी। वो एक ऑर्डर में चल रही है, उस ऑर्डर को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट ऑर्डर। जो भी चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में चल रहा है, उसको आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। जो पुराने ग्रीक वाले लोग थे ना, तब से ही ये फिलॉसफी चली आ रही है आदर्शवाद की। तो ये चीज हो गई। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉलेज के बारे में क्या कह रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो शाश्वत नहीं होता है। कई फिलोसफीज मानती हैं कि वो बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर आइडियलिज्म बिल्कुल विरोध करते हैं कि नॉलेज भी चेंज नहीं हो सकती है। ओके, आप दोबारा से सोच के एक नए आइडियाज रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, मतलब जो भी हमारे एटर्नल आइडियाज हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो बल्कि प्रेजेंट रहेंगे हर चीज में, आप उनको बदल नहीं सकते। दूसरी चीज, अब हम चलिए एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए। अब क्योंकि हमारा मतलब तो यही है ना कि आदर्शवाद एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में या शिक्षा के बारे में क्या कहता है, तो ये कहता है कि हमें बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज यानी कि उसके जो बौद्धिक क्षमता है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो होती है उनको बढ़ाना है। यानी कि बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं, बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं को हमें बढ़ाना है, ना कि उसकी वोकेशनल साइज को आपको देखना है। ये कहते हैं कि दिमाग से, यानी कि जितनी भी वैल्यूज वो अपने दिमाग में इनकलकेट कर सकता है, जितना भी वो ज्यादा सोच सकता है, जितने आइडियाज और प्रिंसिपल्स यानी कि जितने विचार और सिद्धांत वो अपने दिमाग में भर पाएगा उतना ही अच्छा होगा। मतलब वोकेशनल चीजों से इनका कोई खास लेना देना नहीं है, कॉग्निटिव एबिलिटीज पर है ना, जो आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव जो है बौद्धिक क्षमताओं से इनका मेन लेना देना है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनको विकसित करना होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि करिकुलम कैसा होगा आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। तो इतनी बात याद रखो, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि ये चेंज के बिल्कुल खिलाफ है। तो इनका कहना, पहली चीज तो यही है कि करिकुलम का फोकस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो संज्ञानात्मक विकास पर इनका जो आदर्शवाद का मेन करिकुलम जो है वो उस पर होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स होने चाहिए, यानी कि अमूर्त सिद्धांत होने चाहिए, समग्र शिक्षा होनी चाहिए और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि अंतर विषय, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी विषय जो है वो आपस में अंतर विषय हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड और नॉलेज जो होती है, जो सब्जेक्ट सेंटर नॉलेज होती है वो करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, प्ले वे की बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और ये कहते हैं कि सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव नॉलेज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी आप डिसिप्लिन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोशल साइंस का है या फिर जो आपका साइंस का है, ये सब्जेक्ट्स ही है ना आपके, तो ये सब्जेक्टिव नॉलेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये। और ऑब्वियसली क्योंकि किताबों में जो प्रिंसिपल फैक्ट्स होते हैं वो बदलते तो है नहीं, तो इनका मानना है कि इस बुकिश नॉलेज पर ही हमें डिपेंडेंट रहनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है वो भी डिसाइडेड होते हैं, इनके जितने भी आपकी क्या बोलते हैं जो मेन सब्जेक्ट है उन सभी को प्रेफरेंस देते हैं ये लोग। और ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को है इनको इतना वैल्यू ये नहीं देते हैं। ये तो हो गई इनकी करिकुलम की बात। अब बात कर लेते हैं कि अब भाई ठीक है, अब ये सारी चीज़ बच्चों में लाएगा कौन, बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को कौन करेगा, तो ये करेंगे टीचर्स करेंगे। लेकिन टीचर जो है वो बिल्कुल रोल मॉडल्स होने चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? अगर एक टीचर एक क्लास में जा रहा है तो उसके पास इतने आइडियाज और प्रिंसिपल्स के बारे में उसको इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर, और ताकि बच्चे जो है इस टीचर को रोल मॉडल समझें अपना। तो बच्चे जब टीचर को रोल मॉडल समझने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली वो टीचर की हर बात वो करेंगे। और टीचर को बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं कि आप हंसी मजाक कर रहे हो जो भी कर रहे हो, मतलब वो वाली बात है कि यहाँ पर टीचर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। हाँ वो मतलब टीचिंग मेथड्स यूज कर सकता है वैरायटी ऑफ, लेकिन मोस्टली टीचिंग मेथड जो है नॉलेज से मतलब टीचर सेंटर्ड ही होंगे, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया
या फिर इसके बाद जो स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हो गए या फिर आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गए, मतलब प्ले वे एक्टिविटीज को ज़्यादा इन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटीज हैं उस पर वो लोग चीज़ें ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, इनका ऐसा मानना था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप डिस्कशन कराइए, आप लेक्चर दीजिए, आप प्रोजेक्ट वर्क करा दीजिए, इस तरह की चीज़ें कराओ जिनसे बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो, और बच्चों को ये समझने का मौका दो कि आइडियाज़ क्या होते हैं, ठीक है, और जो बच्चे बेसिकली अपने दिमाग में उन आइडियाज़ को क्रिएट कर पाएँ, उन आइडियाज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके बारे में दोबारा से सोच सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ये चीज़ उन्होंने मानी है। वैसे अगर हम आइडियलिज्म के सुप्रीम एम की बात करें, यानी कि उसके उच्च लक्ष्य की बात करें, तो आइडियलिज्म कहता है कि एजुकेशन का जो मेन पर्पस होना चाहिए वो बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनके थ्रू बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन करवाना। एजुकेशन जो है शुड हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम ए परफेक्ट पर्सन। ओके, तो ये है, मतलब परफेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। और परफेक्शन बेसिकली ऑब्वियसली जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो पर्टिकुलर चीज़ें चल रही हैं उसी को हमें ट्रांसमिट करना है, और वो वैल्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड हैं। सो ये एक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी वैसे यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं, सार्वभौमिक शिक्षा की बात ये भी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके आइडियलिज्म के बारे में। मतलब कह सकते हो आपकी आदर्शवाद की तो आदर्श बातें ज़्यादा हैं कि क्या होना चाहिए पर ज़्यादा फोकस है, बजाय कि क्या हम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली चीज़ें जो है वो होने पर डिपेंड की गई है। क्योंकि जो आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं कि टीचर बिल्कुल रोल मॉडल ही रहेगा, उसको इधर से उधर नहीं होना है, बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में ही चलेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, वोकेशनल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए, आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कामयाब नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद जो है वो जो कि त्यो सिचुएशन बनाए रखने का एक तरह से वो है। हालांकि इसका एम जो है वो गलत नहीं है, ये ओब्वियसली बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन और ये सब कराना चाहता है। नेक्स्ट बात करेंगे व्यवहारवाद या फिर प्रयोजनवाद की। ठीक है, इसको हम प्रयोजनवाद भी बोलते हैं, मैंने वैसे आगे आपको लिख ही दिया था इसमें। तो प्रैग्मेटिज्म इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर आप आइडियलिज्म की बात करेंगे फिर आप प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें आपस में ऑपोजिट है। जहां वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट चीज़ों की बात कर रहे हैं, चेंज ना होने की बात कर रहे हैं, वहीं प्रैग्मेटिज्म जो है यानी कि प्रयोजनवाद जो है वो चेंज पर बेस्ड है। मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, जो भी नॉलेज होती है वो चेंज होती रहती है, वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन चेंज एंड प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया और परिवर्तन पर ये पूरा प्रयोजनवाद जो है वो आधारित है। और इसके जो मेन प्रोपेगेटर थे वो थे जॉन डेवी। जॉन डेवी को हम सभी जानते हैं, इनका एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे ये। और इस फिलॉसफी को हम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी जानते हैं, यानी कि प्रयोगवाद के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग चेंज पे बिलीव करते हैं। तो चेंज कैसे आएगा जब तक आप कोई ना कोई प्रयोग नहीं करेंगे, उस पर चेंज तो आएगा ही नहीं। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें नई नई चीज़ों को आपको ऐड करना है। अगर मान लीजिए आज का एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कुछ और है, सोसाइटी में कुछ और पैटर्न्स अलग आ गए हैं, तो आपको इनकलकेट करना ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में, ना कि उन्हीं पुराने आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स पर आपको स्टिक रहना है। इनका मानना था कि लर्निंग तब होती है, यानी कि अधिगम तब होता है जब एक इंसान इंगेज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, आपके सामने प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आपके रियल लाइफ में भी, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और फिर आप इंगेज हो जाते हो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जब आप इंगेज हो जाते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसके बाद एक नई या फिर नया ज्ञान भी निकल कर आता है कई बार। तो यही ज्ञान जो है हमें उस एजुकेशन सिस्टम में फिर इनकलकेट करना पड़ता है, हमें उन सब्जेक्ट्स में इसको फिर से रिवाइंड करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके सामने स्ट्रिक्ट वैल्यूज़ चल रही हैं आप उन्हीं को पढ़ाएंगे, जो प्रिंसिपल्स आपने पहले से पढ़े हैं वही पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर बच्चा तो क्रिएटिव होगा ही ना, वो कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, क्योंकि उसको तो अपने एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना ही करना है। तो यानी कि ये कहते हैं कि एक लर्नर और उसके एनवायरनमेंट के बीच जो है इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंटरेक्शन होगा तो नई नॉलेज क्रिएट होगी ही होगी, वो हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानेंगे, पर्सपेक्टिव को चैलेंज भी करेंगे, और इसके साथ जो है नॉलेज क्रिएट होती है। तो इट कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज एज ए प्रोसेस in which reality is constantly changing and rejects the dogmas of preconceived truth and eternal values। या जो हम कहते हैं ना कि ये शाश्वत बिल्कुल पूर्व कल्पित सत्य है, कि शाश्वत सत्य है ये चीज़ है, इन सबको ये रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि रियलिटी हमेशा चेंज होती रहती है। और एजुकेशन सिस्टम का काम यही है कि जो जो नई चीज़ें आए, अच्छी चीज़ें आए, उनको आपको ऐड करते जाना है। ओके, तो नोशन ऑफ चेंज के बारे में ये पहली चीज़ तो ये है। ऑल नॉलेज क्लेम्स एंड वैल्यूज आर टेंटेटिव एंड चेंजेबल। तो ये सारा इसमें मैंने लिखा हुआ है मेन फिलोसफी का जो है कि सब कुछ चेंजेबल है, सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, एंड सो फॉर एजुकेशन। ओके,
तो जैसे कि आप मान लो ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कोई चीज़ हमें, देखो एक एग्जांपल देती हूँ, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हमें लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है ना, चपटी है एकदम, ऐसे चपटी मतलब मानते थे पहले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ और डिस्कवरी हुई साइंस में, तो हमें पता चला कि पृथ्वी जो है तो शायद मैं उल्टा बोल गई, मतलब पहले मानते थे कि पृथ्वी जो है बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, ओके, वो राउंड शेप में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला कि पृथ्वी जो है वो गोल है, ये बाद में पता चला। तो डिस्कवरी आई, चेंज हुई, और अगर एजुकेशन में हम यही चलाते चलते कि भाई यही होता है, हम डिस्कवरी करते ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते ही नहीं, तो फिर कैसे वैल्यूज चेंज होती। ओके, सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। दूसरी चीज ये है कि प्रैग्मेटिज्म का जो एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, बेसिकली एक स्टूडेंट को एक अच्छा सिटीजन बनाना। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तो एक स्टूडेंट को या फिर किसी भी बच्चे को एजुकेशन का मेन एम है उसको एक गुड सिटीजन बनाना। ठीक है, एम्स की बात हो गई। अब बात है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि आपकी पाठ्यचर्या वो कैसी होनी चाहिए। सो पाठ्यचर्या बेसिकली ऐसी होनी चाहिए कि ये बच्चे और टीचर, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को इस चीज़ के लिए बाउंड करे कि वो क्रिटिकली सोचें, है ना, थिंक क्रिटिकली, दे थिंक क्रिटिकली, मतलब आलोचनात्मक रूप से वो सोचें, और ऐसे नहीं कि मतलब जो उनसे सोचने के लिए कहा गया वही सोचे, ऐसा नहीं, मतलब वो क्रिएटिव रूप से और क्रिटिकली सोचना स्टार्ट करे चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब तक वो ये नहीं करेंगे तो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये प्रोग्रेसिविज्म जो जॉन डेवी का ही है, मतलब उसी की तरफ है ये, कि ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या फिर जो हम कहते हैं ना आजकल लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। लर्नर सेंटर्ड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, इसमें एक टीचर जो है वो बहुत ही अच्छा फैसिलिटेटर होना चाहिए, और टीचिंग शुड बी मोर एक्सप्लोरेटरी रेदर देन एक्सप्लेनेटरी। मतलब यहाँ पर लेक्चर्स को डिस्कशन, मतलब लेक्चर्स को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है जो कि आइडियलिज्म में दी गई थी। इनका मानना है कि टीचर जो है वो एक्सप्लोर ज्यादा करवाए, ना कि एक्सप्लेन ज्यादा करे। अगर आप विस्तारित अपने आप से ही आप एक्सप्लेन करते जाएंगे तो बच्चे एक्सप्लोर कैसे करेंगे। तो टीचर का काम है कि बच्चों को वो एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करे, ना कि उनको एक्सप्लेन करने पे ज्यादा फोकस करे। ओके, अब लर्नर कैसे होने चाहिए। लर्नर जो है वो आपके एक्टिव लर्नर होने चाहिए, वो पैसिव नहीं होने चाहिए। उनको एक्टिविटी मेथड, गेम, प्ले वे सब कराओ, सारी एक्टिविटी कराओ, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगेज हो, साथ ही साथ वो क्रिटिकली सोचना स्टार्ट करे। अपनी जो हायर ऑर्डर स्किल्स होती हैं, जो उनकी उच्च संज्ञानात्मक स्किल्स बोलते हैं, कौशल जो होते हैं, उनको विकसित कर पाए। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिव तरीके से होनी चाहिए। और टीचर को यही कोशिश करनी है कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जो बच्चों को हेल्प करे ग्रो करने में, मतलब ये टीचर का रोल क्या होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ। उसको केवल बुकिश नॉलेज पर उसको आधारित नहीं होना चाहिए कि भाई आपने एक टेक्स्ट बुक पकड़ लिया और आप उसी से बच्चों को पढ़ा रहे हो, नहीं, बुक की नॉलेज से बाहर जाइए, उसके ज्ञान को बाहर की नॉलेज से जोड़िए, क्योंकि बुक जो होती है वो एक फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसको अगर आप कराएंगे तो आप सारी चीजें फिक्स कर देंगे। तो बुक ठीक है, बुक एक गाइड की तरह काम करती है, लेकिन आपको बच्चों को एक्सप्लोर करना सिखाना है बाहर की चीजों को भी, क्योंकि टीचर एक रिसोर्स पर्सन है, टीचर एक रिसोर्स पर्सन है, और उसको एक फैसिलिटेटर का ही रोल वहां पर अपना निभाना है। ओके, सो ये सारी चीजें थी प्रैग्मेटिज्म के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादा प्रैग्मेटिज्म को फॉलो कर रहा है, यानी कि प्रयोजनवाद को ज्यादा फॉलो कर रहा है। हम कह सकते हैं कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है आइडियलिज्म के बारे में, आदर्शवाद के बारे में, वो ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं है आज के टाइम पे। जो हम एनसीएफ की बात करते हैं, तो एनसीएफ भी आप देखेंगे, एनसीएफ में भी आपको झलक मिलेगी प्रयोजनवाद की, एक्सपेरिमेंटलिज्म की, या फिर जॉन डीवी के विचारों की, आपको उसमें बिल्कुल झलक मिल जाएगी। हाँ, हम यहाँ पे भी जॉन डीवी का कहना था कि हमें एक अच्छा नागरिक बनाना है। एक अच्छा नागरिक वही होगा जो सोशल चेंज को भी एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से हमारा एनसीएफ भी कहता है कि भाई हमें जो है बच्चों को गुड सिटीजन भी बनाना है, ताकि वो अपनी आने वाली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें, और चेंज के प्रति भी वो उनको थोड़ा सा प्रो होना चाहिए। ये नहीं कि वो चेंज को बिल्कुल रिजिड, मतलब रिजिड नहीं होने चाहिए बच्चे जो भी हैं। सो ये इट वॉज अबाउट प्रैग्मेटिज्म। सो दो फिलोसफी हमने कर ली है। नेक्स्ट फिलोसफीज को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि क्लास 7 में। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।